लीजिए पेशे खिदमत है काली कहकशा का दूसरा हिस्सा। जीनू वहाँ से तो किसी न किसी तरह निकल आई थी और अपनी गाड़ी तक भी पहुँच गई थी, लेकिन दरवाज़ा भी नहीं खोलने पाई थी कि किसी ने पीछे से गर्दन पकड़ ली। वो उछली थी और दोनों पाँव गाड़ी से टिकाकर सारा बोझ हमलावर पर डाल दिया था। दोनों ही दूसरी तरफ लौट गए। वो खुद हमलावर पर चित गिरी थी और बरक की सी सरहद से तड़प कर अलग हो गई थी। फिर हमलावर को उठने का मौका नहीं मिल सका था। लेटे ही लेटे वजनी जूते की ठोक कर इसके चेहरे पर रसीद की थी। फिर इसके दोबारा संभलने से पहले ही इसके सीने पर सवार हो गई। दोनों हाथों का दबाव हमलावर की नाक पर पड़ रहा था और इसके हलक से घटी घटी चीखें निकल रही थी। ज़रा ही सी देर में वो बेहस हरकत हो गया। जिन्होंने इसके होशर से भी रिवाल्वर निकाल लिया और कारतूसों की पेटी खाली कर दी। शायद तारक ने बस्ती वालों को डरा धमका कर इसके खिलाफ अपनी मदद करने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए अब यहाँ से निकल ही लेने में आफियत थी। वैसे वो मकसद भी हासिल हो गया था जिसके लिए इसने ये सारी तकदूर की थी। गाड़ी में बैठी इंजन स्टार्ट किया और नाहमवार रास्ते पर चल पड़ी। दफ्तन इसने किसी की आवाज़ सुनी थी। ठहर जाओ, खुदा के लिए जीनो, मुझे भी लेती चलो। उसने पलट कर देखा। खोखाने का मालिक गाड़ी के पीछे दौड़ा आ रहा था। जैनो ने ब्रेक लगाए और कहा, जल्दी करो, पीछे बैठ जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। गाड़ी सड़क पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद खोखाने का मालिक बोला, तारक को मुझ पर शुबा हो गया था। वो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ऐसी सूरत में मेरा वहाँ ठहरना खतरे से खाली ना होता। तुमने मुनासिब कदम उठाया है। वो बस्ती वालों को तुम्हारे खिलाफ उकसाने में कामयाब हो गया है। हाँ, उन्होंने मुझे घेरने की कोशिश की थी। अब कहाँ जाओगी? जहाँ बाबा को ले जाया गया है। क्या मालूम हो गई वो जगह? हाँ, मैं इधर जवाद की तलाश में आई थी, आसानी से हाथ आ गया था। फिर क्या हुआ? क्या तुमने उसे मार डाला? ख्वामखा जिंदगियों से नहीं खेलती। अगर ना बताता तो यकीनन मार डालती। कहाँ ले गए हैं? कहकशा। ओह, तुम वहाँ जाओगी? वो मुस्तवराना अंदाज में बोला। जितनी जल्द पहुँच सकी। वो तो इनका खिला है जीनो। अब अच्छी तरह सोच कर कदम उठाया ना। सोचने समझने का वक्त गुजर गया। अगर बाबा को कोई नुकसान पहुँच गया तो क्या करूँगी? क्या वो इन्हें मार डालेंगे? खुदा जाने। लेकिन क्या तुमने सुना था इन पर गद्दारी का इल्ज़ाम है, जो किसी तरह भी मुमकिन नहीं। बाबा बहुत खरे आदमी हैं। बात शुरू कैसे हुई थी मुझे तफसील का इल्म नहीं, ज़ेनो ने कहा और सख्ती से होंठ बींच लिए। वैसे तुम खुद अपनी हालत से अंदाज़ा लगा लो। अगर वहाँ रुकते तो मैं शुबे की बुना पर वो लोग तुम्हें चटनी बना देते। पता नहीं इस जालिम का खात्मा कब होगा। जब तक मजलूमों की गैरत नहीं जागेगी। लेकिन मेरी बात भी मान लो। एकदम से कहकशा की तरफ ना जाओ। मैं समझती हूँ कि ये ला हासिल होगा, लेकिन देर हो जाने पर कहीं वो बाबा को मार ना डालें। मैं ये कभी ना चाहूँगा। एहसान फरामोश कुत्ता नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा के मुझ पर बड़े एहसानात हैं। मैं उनका हौज नहीं चाहती। मुझे गलत ना समझो जीनो। फिर क्या चाहती हो? खुद को हलाकत में डालने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लो। तुम्हारे बाबा आदमी हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जिंदा रखे जाएंगे। मार डालना मकसूद होता तो ये वारदात तुम्हारे ठिकाने ही पर हो जाती। कहकशा क्यों ले जाए जाते? हाँ, ये बात तो दिल को लगती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। ज़ेनो कुछ ना बोली। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और जाबर खान ने तुम्हें दूसरे मुल्कों में तालीम दिलवाई, लिहाजा तुम्हें जहालत से काम ना लेना चाहिए। शुक्रिया समर खान, तुम्हारी बातें काबिल गौर हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि फ़िलहाल कहाँ जाऊँगी? घर वापसी खतरे से खाली ना होगी। और बेफिक्र रहो। फिर कहाँ जाओगी? कई ऐसे ठिकाने हैं जिनका इल्म मेरे अलावा किसी को नहीं है। काश मुझे मालूम हो सके। समर खान ठंडी सांस लेकर बोला। आखिर जाबिर खान से कौन सा कसूर सरजद हुआ है? ज़ेनो ने सख्ती से होंठ बींच लिए। ऐसा मालूम होता था जैसे दिल पर जबर करके खुद को इज़हार ख्याल से बाज रखने की कोशिश कर रही हो। समर खान ने थोड़ी देर बाद फिर वही जिक्र छेड़ दिया और ज़ेनो बोली, मैंने कह दिया कि मुझे तफसील का इल्म नहीं है। बड़ी अजीब बात है। मेरा ख्याल है जाबिर खान ने तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। हो सकता है ये कोई ऐसी बात हो
हो सकता है। तुम जानते हो कि मैं जाबिर खान के बचपनों के साथियों में से हूँ, इसलिए हर हाल में उसका साथ दूंगा। मैं तुम्हारी मशकूर हूँ समर खां। अगर तुम मुझे दोनों की मौजूदगी से बाखबर ना कर देते तो मैं कुछ भी ना मालूम कर सकती। मेरा फ़र्ज़ था ज़ीनो, मेरा फ़र्ज़ था। अगर मुझे असल मामले का इल्म हो जाए तो शायद इस सिलसिले में भी कुछ कर सकूँ। आखिर गद्दारी का इल्ज़ाम क्यों आयद किया गया है? तुम खुद सोचो। वो उकता कर बोली, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अंधेरे फैलने लगा था। एक जगह इसने अपनी गाड़ी फिर निश्चित में उतार दी। यहाँ चारों तरफ ऊंची नीची चट्टानें बिखरी हुई थी और रास्ता बेहद दुश्वार गुजार था। यहाँ किस तरह चलाओगी गाड़ी? समर खान ने हैरत से कहा, बस देखते जाओ। मैं सिर्फ तन तनवीर में तनवीर में रोटियां ही नहीं लगाती रही हूँ। ज़ैनू ने हंसकर कहा। थोड़ी देर बाद इसने एक पतली सी दरार के करीब गाड़ी रोकी थी। खासा अंधेरा फैल गया था। इसने डैशबोर्ड के खाने से टॉर्च निकाली थी। रात रात में सफ़र रखना मुनासिब ना होता। इसने कहा, यहाँ गाड़ी भी दूसरों से पोशीदा रहेगी और हम भी महफूज रहेंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। समर खां बोला, तुम्हारे लहजे में मायूसी है। मैं क्या करूँ? अच्छी तरह जानता हूँ कि मजालिम ढाने वाले शैतानी क़ुव्वतों के मालिक होते हैं। वो हंसकर बोली, यहाँ 50 भी आ जाएं तो मैं तन्हाई इन पर भारी पड़ूंगी। ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत दिलेर हो लड़की हो। ज़ैनू ने दरार में टार्च की रोशनी डाली थी और समर खान से इसमें दाखिल होकर आगे बढ़ने को कहा था। खुद अकब से टार्च की रोशनी डालकर रास्ता दिखाती रही थी। दरार का अख्ताम एक बहुत बड़े गार में हुआ। ये जगह शिकारियों को भी नहीं मालूम। ज़ैनू ने कहा, तुम्हारी दरियाफ्त है? नहीं बाबा की। तो हम यहाँ रात गुजारेंगे? समर खान ने पूछा। फिक्र ना करो, लोमड़ियों के शिकार के ज़माने में हम यहाँ रातें गुजारते हैं, इसलिए ज़रूरत की बेहतरीन चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। जलाने के लिए लकड़ियाँ, कंबल और मोमी शमे वगैरह। खाने पीने को भी कुछ है या नहीं? मेरी गाड़ी की डिक्की में सब कुछ मौजूद है। इसकी तरफ से बेफिक्र रहो। पूरे इंतज़ाम के साथ रवाना हुई थी। थोड़ी देर बाद घर में अलावा की सुर्ख रोशनी फैली हुई थी और दोनों आग के करीब बैठे काफ़ी पी रहे थे। तुम्हें किस चीज़ से भी खौफ नहीं मालूम होता ज़ीनू? समर खान ने पूछा। सिर्फ खुदा से डरती हूँ समर बाबा। बड़ी खुशी हुई है कि बाहर तालीम हासिल करने के बावजूद भी तुमने बेदीन नहीं हुई। वो कुछ ना बोली। अलावा में चटकती हुई लकड़ियों को घूरती रही। समर खान ने थोड़ी देर बाद कहा, अब मेरा शुमार भी गद्दारों में होगा। बस करो। वो नाखुशगवार लहजे में बोली। इस लफ्ज़ को सुनते सुनते कान पक गए हैं। मेरे अक़ीदे के मुताबिक दीन से अनरफ और वतन दुश्मन के अलावा और कोई फ़ाल गद्दारी नहीं कहलाया जा सकता। ये तो ठीक है, मगर खान खजातु खा ना वतन है ना खुदा। ये तुम कह सकती हो जिसने फ़िरंगियों के मुल्क में तालीम हासिल की है। अजदाद से चली आने वाली यानी रसूम को ना दीन बनाओ समर बाबा। और फिर अब हमारा असल हाकिम खान खजातो खान नहीं है कि इसके अतात हम पर लाजिम हो। मेरे बाबा सिर्फ इसके मुलाजिम हैं, अपनी खिदमत के और तनख्वाह हासिल करते हैं। खान खजातो खान इन पर एहसान नहीं करता। सरदारों की अतात सदियों से लाजिम चली आ रही है। अब वो भी किसी और को जवाबदार है, इसलिए इसके बरतरी ख़त्म हो चुकी है। असल हाकिम वो सरकारी अफसर है जिसके तहत खजातो खान का निज़ाम चल रहा है। खां को इसकी हिमायत हासिल है। वाह करे दूसरी वो सरकारी ऑफिसर भी किसी और को जवाबदार है। बहरहाल खां को इसकी हिमायत हासिल होने की वजह से तुम्हारे बाबा की आवाज़ खजातो खां से बाहर नहीं पहुंच सकेगी। देखा जाएगा। ना मैं खान से डरती हूँ और न इसके शिकारी कुत्तों से। खुदा हम पर रहम करे। समर खां भरी हुई आवाज़ में बोला। ख़त्म करो किस्से को। ये बताओ कि अब दाराब से आम तौर पर कहाँ मुठभेड़ हो सकती है? वो ऐसा शिकारी कुत्ता है जो हमेशा गश्त पर रहता है। कोई मखसूस ठिकाना नहीं हो सकता है जाबिर खां को कहकशां पहुँचाकर किसी मुहिम पर निकल गया हो। मैंने इसे आज तक नहीं देखा, सिर्फ नाम सुनती रही हूँ। बेहद ख़तरनाक आदमी है। इसका एक घूंसा मजबूत खोपड़ी तोड़ देता है। देखूंगी कितना ख़तरनाक है।
इससे दूर ही रहना, कम से कम मेरी एक बात तो मान लो। अच्छा समर बाबा। अब तो जोसेफ भी शर सामग्री का शिकार हो गया था। उसके दानस में ये सफ़र बजरिए तैयार होना था, लेकिन सामने आई एक बड़ी रुकावट एक बड़ी लेकिन सामने आई एक बड़ी गाड़ी जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय मौजूद थी। वो भी दो बिस्तर थे, एक छोटा सा किचन, एक मुख्तसर सा बाथरूम, दीवारों पर मुख्तलिफ नस्ल के कुत्तों की तस्वीरें आविज़ा थी। ये गाड़ी भी पहली बार जोसेफ की नज़रों से गुजरी थी। अगर वो दोनों भी चलते बास तो क्या होता, जोसेफ ने इमरान से पूछा था। इस गाड़ी में तो गुजारा मुमकिन ना होता, तब फिर कोई और सूरत होती। लेकिन ये गाड़ी, क्या ये पहाड़ी रास्तों पर आसानी से चल सकेगी? साइको मिशन की गाड़ियाँ हर रास्ते पर चल सकती हैं, लेकिन बाज़ ये कुत्तों की तस्वीरें मुझे याद दिलाती रहेगी कि मेरे सफ़र की गर्ज़ व आफियत क्या है। वो तो मैं भी कर सकता था, तो फिर हर कुत्ते के साथ अपनी तस्वीर लटका दे। मुझे तो बड़ी तशवीश हो जाती है बास। किस सिलसिले में? तुमने इंजेक्शन लिए भी थे या महज कहकर ही रह गए थे? यानी तू भी यही सोच रहा है कि मेरा दिमाग चल गया है? नहीं बास, लेकिन बकवास बंद कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा करे ऐसा ही हो। जोसेफ सर हिलाकर मुज़म्मिल आवाज़ में बोला और इमरान उसे घूरने लगा था। बहरहाल सफ़र शुरू हुआ और दोनों बारी बारी से ड्राइविंग करते रहे थे। दिन भर सफ़र जारी रहता और शाम कोई मुनासिब सी जगह तलाश करके शब बसरी की ठहरती। बारी बारी से सोते और गाड़ी की रखवाली करते। आज ऐसी ही दूसरी शाम थी और वो ऐसी जगह रुके थे जहाँ दूर दूर तक नाम को भी सब्जा नहीं था। चारों तरफ भूरी संगलाक चट्टानें बिखरी हुई थी। यहाँ तो खासी सर्दी है, बात जोसेफ ने कहा। हाँ, इधर की रातें गर्मियों में भी सर्द होती हैं। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। कहीं शायरी ना शुरू कर देना। जल्दी से काफ़ी के लिए पानी रख दे। मेरा मतलब था कि हवा में बारूद की बू महसूस होती होगी। मीरा ने लापरवाही से शानों को जंबिश दी। रात अंधेरी नहीं थी। 10वीं का चांद पूरी आब व ताब के साथ फिजा को मुनव्वर किए हुए था। चांदी और सन्नाटे का पुरस्कार में इम्तिजाज बहुत दिनों बाद देखने को मिला था। ऐसे ही मौक़ों पर दिल चाहता है, जोसेफ ने ठंडी सांस लेकर बोला, पर लग जाए और मैं अपने देश को उड़ जाऊं। परों की बगैर भी तुझे उड़ा सकता हूँ, ये सच बात यकीन करो। जोसेफ भरी आवाज़ में बोला, मैंने तुझे पिंजरे में तो बंद नहीं कर रखा। मैं कहता हूँ, लेकिन तुम्हारी जुदाई तो मौत ही का पैगाम होगी। ज़्यादा सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं। कभी मेरे देश का भी कोई काम निकालो बास। ताइती तक तो हो आए हो। हाँ, ये मुमकिन है। मेरी ख्वाहिश भी है कि अफ्रीका के कुछ ममालिक देखूं। तो फिर जल्दी से कोई प्रोग्राम बना डालो बस। तुझे गाना भी आता है? इमरान ने मौजू बदलने की सवाल किया। अपनी ज़बान में मैं सिर्फ जंगली तराने गा सकता हूँ। चल सुना दे कोई। वो इस वक्त तो मुश्किल है, चांद की 10वीं है आज। इससे क्या होता है? मेरे मुक़द्दर की लाल चमगादड़ तैश में आ जाएगी। आ जाने दे, मैं देखूँगा तैश के आलम में वो कैसी लगती है। ख्वामों का मर ही क्यों ना जाऊँ लाल चमगादड़ के तैश में आने की वजह से। हाँ बस, तब तो तुझे मर ही जाना चाहिए कि लाल चमगादड़ से भी कमज़ोर पड़ता है। वो जहन्नुम की आँच है और तू इसे अपनी तकदीर में लिए फिर रहा है। मजबूरी है बस, इस मजबूरी से फ़ायदा क्यों नहीं उठाता? कैसे बस, इसी जहन्नुम की आग पर रोटियां सेक लिया कर, तेल ही की बचत हो जाएगी। जोसेफ खौफज़दा सी हंसी के साथ बोला था। बात में बात निकालने से काम नहीं चलता। जब लाल चमगादड़ हमलावर होती है, खुदा के लिए अब ख़त्म कर यह किस्सा। जोसेफ थोड़ी देर खामोश रहकर बोला था, इन रास्तों पर रहज़नी ज़रूर होती होगी। रहज़नी तो नहीं होती, लेकिन दुश्मनों की बना पर मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि इन अतराफ में इंतकाम के सदियों पुराने उधार भी चुकाए जाते हैं। यही बात है। क्या तुम्हारे पैगंबर का पैगाम यहाँ तक नहीं पहुँचा? पैगाम पहुँचाने वालों को ज़्यादातर अपनी पूजा कराने की फ़िक्र रहती है, इसलिए वो सिर्फ अख्तलाफी मसाइल पर एक दूसरे को ललकारते रहते हैं। बेचारा आदमी। जोसेफ ने ठंडी सांस ली। किसी तरह भी नहीं सुधर सकता। अब यही देखो बस, यीशु का पैरो बन जाने के बाद मुझे अपनी कबायली
तो तोहमत से पीछा छुड़ा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। इसने गोश्त और शराब की ममानियत की थी, लेकिन मैं अचानक जोसेफ धाड़े मार मार कर रोने लगा। अभी वो नालायक क्या 7वीं बोतल भी चढ़ा गया है, मगर मैं सीरियस हूँ बास। जोसेफ रोता हुआ बोला, यानी तूने 7वीं बोतल को हाथ नहीं लगाया? हरगिज़ नहीं बास, आज तो सिर्फ 4 ही हुई हैं, जोसेफ ने कहा और बस तो रोता रहा। तब तो तशवीश की बात है, मैं बहुत गुनाहगार हूँ बास, लेकिन आखिर इसने हमें शराब कशीदा करने की अकल क्यों अता की थी, और भेड़ बकरियाँ क्यों पैदा की थी? इमरान ने कहा, तुम खुद सोचो बास। अभी आप चुप रहता है या जमाऊँ 2-4 हाथ? मेरी समझ में नहीं आता क्या करूँ। गोश्त और शराब भी इस्तेमाल किए जा और खुदा भी किए जा, लेकिन क्या ये अक्लमंदी की बात है? और तो मुझसे इस तरह पूछ रहा है जैसे 6 बोतलें मेरे ही पेट में अटखलियाँ करती हूँ। नहीं, तुम मुझे बताओ, जल्दी से 5वीं खोल ले, वरना अब मैं भी रो पड़ूँगा। हाय, मैं क्या करूँ? अब तक के गुनाहों से तौबा कर और 5वीं बोतल खोल ले। 5वीं के बाद फिर तौबा कर लीजिए। हाय, कुछ समझ में नहीं आता। 5वीं बोतल के बगैर नहीं आएगा समझ में। शायद तुम ठीक कह रहे हो, पिए बगैर ढंग की कोई बात सोच ही नहीं सकता। पीता रहे और सोचता रहे कि तुझे आप बुलाकर शराब कब करनी है। तुम अक्लमंदों के सरताज हो बास। सरताज अक्लमंदों के नहीं, बीवियों के हुआ करते हैं। मैं नहीं समझा, अपनी तरफ की चीज़ है, तेरी समझ में नहीं आएगी। तुम आखिर शादी क्यों नहीं करते बास? अबे ये रोते रोते मेरी शादी की क्यों सूझ गई? इस गम में भी एक आधा बोतल रोज़ाना पीनी पड़ती है। इमरान कुछ कहने वाला था कि अचानक दूर से फायरों की आवाज़ें आईं। जोसेफ और जोसेफ की गिरहजारी में भी ब्रेक लग गया। फिर कई फायर हुए थे और इस बार इमरान ने सिमत का तायन भी कर लिया था। ये क्या हो रहा है बस? होता ही रहता है कुछ ना कुछ, फिक्र मत कर। हम राइफलों की रेंज से बाहर ना होंगे। आवाज़ का फासला यही बताता है। गाड़ी में बैठो, शीशे चढ़ा दो, दरवाज़ों को मुखफ़िल कर दो। राइफल की गोलियों से महफूज हो जाओगे। गाड़ी बुलेट प्रूफ है, अलबत्ता अगर कोई गोली किसी टायर आ टकराई तो परेशानी होगी, क्योंकि टायर बुलेट प्रूफ नहीं है। फिर वो दोनों गाड़ी के अंदर आ बैठे थे और जोसेफ ने कहा था, क्यों ना आगे चले बस? नहीं, यहीं ठहरो। फायरों की आवाज़ें थोड़ी थोड़ी वक्फे से अब भी आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे 2 पार्टियां एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही हों। जोसेफ ने फारसा मुंह खोलकर जमाई ली और बोला, तो फिर कर लूँ 5वीं बोतल बास? हरगिज़ नहीं। बंद गाड़ी के अंदर अगर तूने बोतल खोली तो मैं इसकी बो ही से बेहोश हो जाऊंगा। तो फिर मैं बाहर निकल जाऊं? क्यों शामत आई है? चुपका बैठा रहे। इन अतराफ में पहली बार आया हूँ, रास्तों का इल्म भी नहीं है। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया और उन्होंने गाड़ी के शीशे गिरा दिए थे। सर्दी बढ़ रही थी, लेकिन जोसेफ इसके बावजूद भी बोतल संभाल कर गाड़ी से निकल गया। 2-4 घूंट पी लेने के बाद इसने खिड़की में सर डालकर कहा था, मुकद्दर की लाल चमगादड़ की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारी ज़रूर सुनूंगा राजेश। ये इस वक्त गाया जाता है जब हम दुश्मनों पर इसलिए हमला करते हैं कि इनकी मवेशी छीन लाएं। तो फिर इसने बोतल ज़मीन पर रख दी थी और गाड़ी पर थपाथप दे कर गला फाड़ने लगा। इमरान हैरत से आंखें फाड़े से देखता रहा। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे जोसेफ पर दीवानगी तारी हो गई हो। बस या और जोसेफ कुछ देर बाद बोला था, बस। इमरान हाथ उठाकर दौड़ा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी तन पर लंगोटी के अलावा और कुछ बाकी ना बचा हो। जोसेफ ने मौज में आकर खैखा लगाया था और बोतल उठाकर 2 घूंट लिए थे। खाना भी खाएगा या नहीं? तुम खा लो बस, मुझे भूख नहीं है। मैदा बस्ट हो जाएगा किसी दिन। वो दिन भी तो आए, तुम्हारी ज़िंदगी में मर जाना चाहता हूँ, जोसेफ ने कहा। इसके बाद इसने फिर गुनगुनाना शुरू कर दिया था। रात सुकून के साथ गुजर रही थी। दोबारा फायर नहीं सुनाई दिए थे। दूसरी सुबह इमरान ने जोसेफ से कहा, डब्बों की ग़िज़ा ने मेरा हाज़मा बर्बाद कर दिया है, इसलिए ताज़ा गोश्त के लिए शिकार ज़रूरी हो गया है।
मुझे यकीन नहीं है कि इन पहाड़ों में शिकार मिल सके, और तुम गीदड़ का गोश्त तो खाने से रहे। हालांकि गीदड़ के इष्टों का जवाब नहीं होता। चुप, क्यों बकवास करता है? इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। तो यहीं रुककर गाड़ी की निगरानी करनी है। मैं आसपास देखता हूँ, शायद कोई पहाड़ी बकरा मिल जाए। इन अतराफ में मिलता है। पत्थर चाटकर बकरे जिंदा नहीं रह सकते। ये कभी ठीक है। ये भी ठीक है, इमरान सरलाकर बोला, लेकिन यहाँ चौकर ज़रूर होंगे। जोसेफ ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। इमरान ने गाड़ी के खाने से अशारिया दो की रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी, देख लो। इमरान बाईं जानिब चल पड़ा। दरअसल उसका रुख इसी तरफ था जिधर से रात को फायरों की आवाज़ आई थी। ये भी मुमकिन था कि वहाँ किसी किस्म का शिकार हुआ हो। जहन में ऐसे निशानात कायम करता जा रहा था जिनकी मदद से वो दोबारा गाड़ी तक पहुँच सके। बड़ी बेहंगम चट्टानें थीं। इनके दरमियान रास्ते की तलाश में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। कुछ दूर चलकर रुक गया। सोच रहा था कि कहीं वापसी में भटक ही न जाए। रवानगी से पहले अंदाज़ा नहीं था कि किस किस्म की चट्टानों से साबिका पड़ेगा। वापसी के लिए मुड़ा ही था कि अखब से आवाज़ आई, राइफल ज़मीन पर डाल दो वरना छलनी हो जाओगे। ये मुकामी ज़बान में कहा गया था, जैसे इमरान समझता भी और रूहानी से बोल भी सकता था। इसने चुपचाप राइफल नीचे डाल दी। अब इधर मुड़ो, हाथ ऊपर उठाओ। इमरान ने तामील की थी और अहमकाना अंदाज में पलकें झपकाई थी। एक लड़की जीन और जैकेट में मबलूस रिवाल ताने खड़ी नजर आई थी। तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसने कहा, और इमरान ने इसकी आंखों में ऐसे ही अज़म की झलकी देखी और पूरी तरह तैयार हो गया। फायर हुआ था और वो ढलान में लुढ़कता चला गया था। लड़की वापसी के लिए मुड़ी। अरे ठहरो, ये अपनी गोलियां तो लेती जाओ, नीचे से इमरान ने कहा। वो उछल पड़ी। इमरान खैके लगाता हुआ ढलान पर चढ़ रहा था। लड़की ने फिर फायर झोंक मारा। पे दर पे कई फायर किए थे। हर फायर पर उसी तरह उछलता जैसे गोली निशाने पर बैठी हो, और पूरे 5 फायर गिन लेने के बाद लंबा लेट गया था। लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलती इसके करीब आई और झुककर इसकी राइफल उठा रही थी कि इमरान ने हाथ पकड़ लिया। मुर्दे का माल हजम नहीं होगा, इसने आहिस्ता से कहा, और लड़की ने बाएं हाथ से रिवाल्वर का दस्ता इसके सर पर मारने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ भी पकड़ लिया गया। फिर वो इसे धक्का देकर उठ खड़ा हुआ था। लड़की धप से ज़मीन पर बैठ गई। पहली बार इमरान ने उसकी आंखों में खौफ की झलकियाँ देखी। साथ ही वो इसे आंखें फाड़ कर देखे भी जा रही थी। पूरी 6 गोलियाँ मेरे जिस्म पर पेवस्त हो गई हैं, इमरान ने महखाना अंदाज में कहा। लेकिन मेरे जिस्म में तो खून ही नहीं है, वरना कपड़े भी ख़राब हो जाते। वो कुछ ना बोली। इसका मुँह हैरत और खौफ से फैला हुआ था। डरो नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं कि तुमने मुझे मार डाला है। मुझे जाने दो, फंसी सी आवाज़ में बोली। ये पता बताए बगैर नहीं जाने दूंगा। आखिर तुमने मुझ पर क्यों हमला किया था? ना कभी की जान ना पहचान, और इस लिबास से जाहिर होता है कि तुम अपनी रिवायत की भी पाबंद नहीं हो। तुम कौन हो? अब तो एक लाशी समझो, खुदा की पनाह। पूरी 6 गोलियाँ, तुम झूठे हो, एक भी नहीं लगी। दिखाऊं निकाल कर? मुझे जाने दो, वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली। तुमने कहा था कि एक को भी जिंदा नहीं छोड़ोगी। मुझे गलतफहमी हुई थी। हर चंद की हमारी ज़बान बोल सकते हो, लेकिन हम में से नहीं हो। मैं मुल्क की सारी इलाकाई ज़बानें बोल सकता हूँ। बस तो फिर माफ़ कर दो, मुझे गलतफहमी हुई थी। उन्होंने पिछली रात मेरे साथी को मार डाला। जोश इंतकाम में अंधी हो रही थी। मुझे ताज़ा गोश्त की ज़रूरत इधर लाई थी, इमरान ने कहा। इधर गोश्त कहाँ? शिकार कतई नहीं है, चुकुर भी नहीं मिलते। बहुत कामयाब हैं। दिन भर में शायद एक आधा हाथ लगे। अब छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारा लिबास मुझे हैरत में डाल रहा है। इधर की ख़वातीन तो बहुत खिदमत पसंद है। मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ। मैंने UK में तालीम हासिल की थी। ओह, तो ये कहो। इमरान उससे नीचे से ऊपर तक देखता हुआ बोला। बस अब जाने दो। मेरा ख्याल है कि तुम तना हो और वो कई हैं। कुछ ऐसी ही बात है। अच्छा, तो वो पिछली रात वाली फायरिंग, तुम कहाँ थे? तुम क्या जानो? इधर। इमरान दाहिने जाने वाली चट्टानों की तरफ हाथ उठाकर बोला। हम दिन भर सफ़र करते रहे और रात को कहीं रुक जाते हैं। हमारी गाड़ी इधर खड़ी है। गाड़ी है? लड़की पूरी मुसरत लहजे में पूछा। हाँ, तब तो मैं तुमसे लिफ्ट मांगूंगी। उन्होंने मेरी गाड़ी भी तबाह कर दी है। कहाँ जाओगी? तुम किधर जा रहे हो?
खज़ातों का लड़की की पेशानी पर सुलटें पड़ गईं और इसने पुरिश्तबा नज़रों से इसे देखा था। वहीं रहते हो? इसने बुलाकर पूछा। नहीं, तफरीहन जा रहा हूँ। किसके मेहमान हो? किसी का भी नहीं। मतलब ये क्या क़याम कहाँ होगा? गाड़ी में। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। इसने झटका देकर अपना हाथ उड़ाते हुए कहा, तुम भी इन्हीं में से हो मालूम होते हो। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दफ्तर वो उछलकर कई कदम पीछे हट गई थी। इमरान ने अपनी राइफल उठाई और इसका रुख इसकी जानिब करते हुए कहा, भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। ये दूसरी बात है। लड़की निहायत इत्मीनान से बोली, जिंदा तुम्हारे हाथ नहीं लग सकती। जिंदा रहने की ज़रूरत भी क्या है? मुझे तो ताज़ा गोश्त चाहिए। लड़की खामोश खड़ी पलकें झपकाती रहीं। अपना खाली रिवाल्वर उठाकर होस्टर में रख लो। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मेरी गाड़ी देखोगी तो खुश हो जाओगी। तो तुम खान ऑफ फ़ज़ाक़तों के आदमी नहीं हो? लड़की ने भरी आवाज़ में कहा। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो अपनी मुमलिकत का शहज़ादा हूँ। किस मुमलिकत से? अहमदाबाद नाम है। तुम इसकी फ़िक्र मत करो। गाड़ी ऐसी है कि तुम बआसानी छुप सकोगी। जहाँ कहोगी उतार दूँगा। मुझे ख़ज़ातुग़ा ही जाना है। बड़ी अजीब बात है। खान ऑफ ख़ज़ातुग़ा के आदमियों ने तुम्हें घेरा था और तुम ख़ज़ातुग़ा ही जाना चाहती हो। वहाँ पहुँचकर मैं अपनी हिफाजत आप कर लूँगी। लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है? अगर कोई ख़तरा है वहाँ तुम्हारे लिए, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। खान से फरियाद करोगी? फरियाद? वो तंज़िया सी हंसी के साथ बोली, किसी भेड़िए से? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। तवील कहानी है, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम खान के आदमी नहीं? आदमी तो सरे से हूँ ही नहीं। वैसे कुछ देर कबल तुमने कहा था कि तुम हम में से नहीं मालूम होते। खान के पास बाहर के लोग भी हैं। तुम अगर चाहो तो अपना रिवाल्वर दोबारा लोड कर सकती हो। इमरान ने राइफ़ल की नाल झुकाते हुए कहा। वो बेयकीनी के से आलम से उसे देखती रही। अब खड़ी क्यों हो? जाओ जहाँ जाना चाहती हो। मैं तो चल दिया। इमरान ने अपनी राइफ़ल खांदे से लटकाई थी और दाएं जाने मुड़ गया था। चंद ही कदम चला हुआ कि लड़की ने आवाज़ देकर रोक लिया। अब क्या है? वो इसकी तरफ मुड़े बगैर बोला, मैं चल रही हूँ। पीछे चली आओ। वो आगे बढ़ता हुआ बोला। लड़की तेज़ी से आगे बढ़ती थी और इसके साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोली, इतने करीब से कभी मेरा निशाना ख़ता नहीं होता। इतने करीब से कभी कोई मुझ पर फायर करने की ज़रूरत भी नहीं कर सकता। तुम आखिर हो कौन? अली इमरान नाम है और तुम? जीनत, लेकिन जीनो कहलाती हूँ। मेरा नाम बिगाड़ने की भी ज़रूरत आज तक किसी को नहीं हुई। तुम्हारा नाम ऐसा है ही नहीं कि बिगाड़ा जा सके। क्यों नहीं? अगर कहना चाहो तो मुझे सिर्फ रान भी कह सकती हो। कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? मुझे यकीन दिलाओ कि तुम खान के आदमी नहीं हो। क्या खान के पास कोई निगरो भी है? नहीं, निगरो तो नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना। मेरा बॉडीगार्ड एक निगरो है। तुम अभी देख ही लोगी। और खान के पास ऐसी कोई गाड़ी भी ना होगी। फिर जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी के करीब पहुंचे। जोसेफ बाहर ही खड़ा था। लड़की को देखकर इसका मुंह हैरत से खुल गया। खबरदार! इमरान हाथ उठाकर बोला। मुंह बंद करो। जोसेफ ने जल्दी से मुंह बंद कर लिया, लेकिन इसकी आंखों में हैरत बदसुर बाकी थी। चकोर नहीं मिले, ये मिल गई। इमरान बोला। जोसेफन एहतरामन झुका था। ये जोसेफ मोगंडा है और ये जीनत है। इमरान ने तारुफ कराया। खुश आमदीद मिसी। जोसेफ ने दांत निकाल दिए। और दरवाज़ा खोलो, इमरान ने कहा। यहाँ पर दूसरा पार्ट ख़त्म हो रहा है और आगे तीसरा पार्ट शुरू होगा। इंतज़ार कीजिए तीसरा पार्ट का। काली कहकशां का दिलचस्प हिस्सा।